दुर्भाग्य ये है देश का कि मोदी एक ही है। एक देश एक विधान, ये सभी की मांग है, सभी वर्गों की मांग है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं। आपका शुभ नाम? विनोद शर्मा नाम है मेरा। कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली यूपी से हूँ और लाइफ मेरी पूरी दिल्ली में ही गुजरी। क्या करते हैं? मैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट हूँ। क्या लगता है पिछले 10 सालों के कार्यकाल को कैसे देखते हैं मोदी जी? मोदी सरकार का कार्यकाल अच्छा है, अच्छा काम किया है। हम उम्मीद करेंगे कि मोदी सरकार आगे कंटिन्यू रहे, क्योंकि देखिए काम के लिए दिक्कत ये नहीं होती कि आप काम नहीं कर रहे, काम के लिए नियत होनी चाहिए और पिछली सरकारों में वो नियत कभी नजर नहीं आई। दुर्भाग्य ये है देश का कि मोदी एक ही है। कम से कम देश में कम से कम 50 मोदी होने चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि संसद में 550 के 550 मोदी जैसे होने चाहिए। दुर्भाग्य है देश का नहीं है, लेकिन सरकार का कामकाज अच्छा है, मोदी का डंडा अच्छा है और मैं चाहूंगा ये सरकार कंटिन्यू करे। तो 2024 में क्या मुद्दे हैं जिन पे ये सरकार वोट मांगेगी या उनको मांगने चाहिए? क्या लगता है कि उनके कौन सी अचीवमेंट हैं जिनको लेके उनको चुनाव में जाना चाहिए? देखिए, अचीवमेंट और वोट मांगना हम्म, और मुद्दे बनाना हम्म, ये 2-3 अलग-अलग चीजें हैं। अचीवमेंट आपने जो काम किए हैं पिछले 10 साल में वो अपने आप में बोलते हैं, लोग देखते हैं। किसी समय में मैं यहाँ से अपने गांव जाता था, मुझे 1.5 दिन लगता था पहुंचने में। आज मैं 4 घंटे में अपने गांव पहुंच जाता हूँ। ये डेवलपमेंट ही है ना, किसी भी सरकार ने किया हो, लेकिन ये समय के साथ आ रहे हैं। अब रहा सवाल वोट मांगने का, वोट किस मुद्दे पे मांगे जाएं, तो उसके लिए हम वोटर्स को भी इतना जागृत होना पड़ेगा। हम आज भी बटे हुए हैं। मैं यादव को वोट दूंगा, मैं ठाकुर को वोट दूंगा, मैं अपने मुस्लिम भाई को वोट दूंगा, मैं अपने ब्राह्मण को वोट दूंगा। तो जब हम बटे हुए हैं तो सरकार की मजबूरी है वोट के लिए अलग अलग इन सब चीजों को लाना। तो ये मुद्दे तो रहेंगे अभी, ये अलग बात है समय के साथ हट जाएं, लेकिन आज की तारीख में तो रहेंगे। तो रोजगार के मामले में जैसे विपक्ष सवाल उठाता है कि रोजगार के मामले में मोदी सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है, क्या लगता है? विपक्ष का सवाल उठाना मैं उससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि विपक्ष को मैं पिछले 10 साल से जो देख रहा हूँ, विपक्ष का एक ही काम है। मोदी सरकार कह रही है दिन है तो विपक्ष चिल्लाएगा रात है, मोदी सरकार कह रही है रात है तो विपक्ष चिल्लाएगा दिन है। विपक्ष का एक ही काम है कि जो सरकार कह रही है उसके खिलाफ बोलो, जबकि विपक्ष का काम ये नहीं होता। विपक्ष का काम होता है सकारात्मक क्रिटिसिज्म का। जो सही काम है, जो अच्छे काम है, जो अच्छे काम हो सकते हैं उनमें सहयोग करो, अपनी सलाह दो, सजेशन दो सरकार को। जो गलत काम है उनकी आप बुराइयां करो, लेकिन विपक्ष हमारे यहाँ विपक्ष का रोल नहीं प्ले कर रहा। कांग्रेस का कहना है कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस का वोट परसेंट काफी बढ़ा है और इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं था जितना डिफरेंस ये बीजेपी के लोग बता रहे हैं। वो कह रहे हैं असल मायने में राहुल गांधी की भी जीत है। राहुल गांधी की जीत तो पिछले कई सालों से मैं देखता आ रहा हूँ। एक्चुअली में तो राहुल गांधी को राजनीति से संन्यास लेके अपनी घर गृहस्थी बसा लेनी चाहिए। राष्ट्रीय ठाट बाट से पले बालक हैं, देश देखा नहीं है, पता है नहीं, राजनीति ऐसे नहीं होती। और ऐसे में जबकि मोदी जैसे व्यक्तित्व के सामने, मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो छोटी जगह से चला, आम लोगों में रहा, चाय पान बीड़ी सिगरेट सब दुकानदारों को जानता है, उनके रोजगार के तरीके को जानता है, तभी तो ये परिवर्तन लाया ना। जनधन खाते, सबके खाते, स्वरोजगार, ये क्यों आए? राजा को जब तक पता ही नहीं होगा क्या करवाना है, कैसे करवा लेगा? तो तो क्या लगता है राहुल गांधी की लॉन्चिंग फिर से फेल हो गई? राहुल गांधी टोटल फेल है और जब तक सामने मोदी रहेगा तब तक राहुल गांधी फेल ही रहेगा। क्या लगता है कहीं ना कहीं विपक्ष कमजोर पड़ रहा है मोदी सरकार के सामने? कमजोर इन द सेंस, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि खत्म ही हो गया विपक्ष, एक तरीके से हार मान ली विपक्ष ने। विपक्ष हार मान नहीं रहा, विपक्ष हारा हुआ है। जन सेवा करने के लिए एक डेडिकेशन चाहिए होती है। पिछले 10 साल में जो मोदी गवर्नमेंट रही है, क्या आपने कोई घोटाले का केस सुना है?
क्या आपको कहीं कोई घोटाला नजर आता है? सरकारें तो पहले भी रही हैं, रोज होते थे। जनसेवा कहाँ थी उसमें? उनकी जनसेवा ये थी कि हमें भी खिलाओ, तुम भी खाओ। तो जनसेवा ऐसे नहीं होती भाई, हारोगे ही आप। जनसेवा के लिए आपको जनता तक पहुंचना पड़ेगा, और मोदी सरकार जनता तक पहुंच रही है, ठीक चल रही है। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कैसा काम कर योगी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। जो फिलहाल परिवर्तन मैंने देखा, मैं गांव जाता था तो मुझे ये पता नहीं होता था कि लाइट कब मिलेगी कब नहीं मिलेगी। हफ्ते के हिसाब से लाइट आती हफ्ते भी छोड़ो, एक ट्रांसफार्मर फूक गया तो 15 दिन और महीने भी गायब रहती थी। ठीक है, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में नलकूपों की लाइनें अलग हैं, जो सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक चलती हैं। घर की लाइनें अलग हैं। घंटे 2 घंटे का ट्रिप होता हो वो एक अलग बात है, लाइट रहती है। किसान, आम आदमी, दुकानदार, व्यापारी अपने घर में शाम को बैठता है, टीवी चलाता है, फ्रिज खोलता है। जो शहरी टाइप का जीवन है वो गांव में जी पा रहा है। तो ये परिवर्तन है सुरक्षा की दृष्टि से। जब हम गांव जाते थे तो हमें 4 बजे के बाद हमारे बुजुर्ग कहते थे बेटे घर से बाहर मत जाना। ठीक है, और गलती से अगर कोई निकल गया तो वो मिलता नहीं था, उसकी चिट्ठी आती थी। अब आप रात के 2 बजे चलो, 3 बजे चलो, कुरीली घूमो, तो सुरक्षा के इंतजाम अच्छे किए हैं। गुंडागर्दी क्राइ हटाई है, क्राइम घटा है, पुलिस फोर्स सड़क पे नजर आती है। अच्छा है, सब अच्छा चल रहा है। अखिलेश जी कहते हैं कि क्राइम के बारे में तो ये बोलते हैं इन्होंने गाय सड़कों पे छोड़ रखी है, सांड छोड़ रखे हैं जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या लगता है यही मुद्दा बचा है अखिलेश जी के पास? हाँ, यही मुद्दा बचा है। वैसे यूपी गवर्नमेंट को इन चीजों में थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। किसान परिवार से हूँ, अभी पीछे मैं देख कर आया हूँ। हमारे किसान की आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? सारी रात उसे खेतों पे रहना पड़ता है, जा, जानवर भगाने पड़ते हैं। अगर एक दिन वो अपने खेत पे नहीं रुका, दूसरे दिन उसका खेत प्लेन मिलेगा। तो इस तरह के जितने भी आवारा पशु हैं उनका प्रबंधन सही तरीके से होना चाहिए, जो अभी नहीं है। लेकिन ये आवारा पशु तो अखिलेश जी की सरकार में भी थे, या ये कह सकते हैं उस सरकार में कत्ल खाने काफी चल रहे थे तो वहां कट जाते थे, इस वजह से थोड़ी समस्या हाँ, कम थी। उस समय समस्या थोड़ी सी इस वजह से कम थी, अब ये समस्या बढ़ गई है। तो इसका सॉल्यूशन योगी सरकार को निकालना निकालना चाहिए, अगर नहीं निकालेंगे तो मेरे ख्याल से जनता में संदेश अच्छा नहीं जा रहा। है। एज ए किसान आप ये सोचते हैं कि मोदी सरकार को जो गायों की समस्या है, आवारा पशुओं की मोदी समस्या है, सरकार नहीं, हाँ, योगी योगी सरकार। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए और कार्य करना चाहिए इसके ऊपर। दूसरा आपसे एक चीज पूछते हैं कि राम मंदिर बन रहा है, क्या लगता है आपको? राम मंदिर के बारे में खुश हैं? देखो दोस्त, धर्म जो है, धर्म मेरे लिए आस्था का सवाल है। मैं उसे राजनीति से नहीं जोड़ता। इत्तेफाक है देश में अभी धर्म राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सवाल व्यक्तिगत ज्यादा है। मैं जब घर से निकलता हूँ, मेरे सामने मंदिर आए, मस्जिद आए, गुरुद्वारा आए, चर्च आए, मेरा सर श्रद्धा से नीचे झुक जाता है। मैं सिर्फ अपने धर्म का नहीं, मैं हर धर्म का उतना ही सम्मान करना चाहता हूँ, करता हूँ। जहां तक राम मंदिर की बात है, हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ है, बड़ा सवाल है, आज का नहीं, 500 साल से चलता हुआ इशू है। अब हल हो गया, अच्छी बात है। विपक्ष कह रहा है ये बीजेपी राम मंदिर के नाम पे वोट नहीं मांग सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उनका कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की भी जहां तक बात करें, सुप्रीम कोर्ट सरकारों की निगाह को भांपती है, और सुप्रीम कोर्ट के बहुत से डिसीजन सरकारों के इशारों पर भी, मैं इस तरह की टिप्पणी नहीं करना चाहता, माननीय न्यायालय है, लेकिन इस तरह की हरकतें कुछ कभी कभी देखने को मिलती नहीं है। कहीं ना कहीं लेकिन सरकारों की लेकिन लेकिन 3 व्यवस्थाएं हैं, जुडिशरी है, एक कार्यपालिका है, सरकार है। तीनों को तालमेल अच्छा करना चाहिए, जो अच्छे इशू का खत्म करने चाहिए। 500 साल पुराना मुकदमा था, खत्म हुआ, अच्छी बात है, खत्म हुआ। राम मंदिर बना, अच्छी बात है, राम मंदिर बना, हमारे लिए श्रद्धा की चीज है, खुश हैं हम। तो कुछ काम करके अगर कोई भी सरकार वोट मांगती है तो उसमें बुराई भी नहीं है। हाँ, व्यक्तिगत तौर पे मैं इस चीज के खिलाफ हूँ।
धर्म को कभी भी राजनीति में नहीं लाना चाहिए। धर्म और राजनीति दोनों अलग विषय हैं, इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ना चाहिए, ये कहना था साहब भाई साहब का। और साथ में इन्होंने बताया कि कैसे योगी सरकार और मोदी सरकार दोनों अच्छा काम कर रही हैं, अगर वो इस मुद्दे पर वोट मांगती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो हमारे साथ एक और भाई साहब जुड़ गए हैं, इनसे पूछते हैं। भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम शैलेंद्र आजाद त्रिपाठी है। मैं आजाद मंच का जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं जन्मभूमि मेरी प्रयागराज है और कर्मभूमि दिल्ली है मेरी। अच्छा। और मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हाँ। दिल्ली में निवास करता हूँ। तो क्या लगता है आपको 2024 में मोदी सरकार फिर से आ रही है? जैसा माहौल है अभी देश भर में, उससे लग रहा है कि आ रही है 101%। बट कुछ त्रुटियां हैं, अगर वो समय रहते सुधार लेती है मोदी सरकार। जैसे? जैसे मोदी के नाम पे तो टिकट मिल जाता है, लोगों को जीत के आ जाते हैं, पर अपने क्षेत्र से वो अछूते रहते हैं, जनता के साथ उनका कांटेक्ट नहीं रहता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे सांसद हैं। अभी जो वर्तमान में सांसद है, ऐसे कम से कम 80 से 100 सांसदों का टिकट कटेगा। अभी चुनाव हुए हैं, जितने भी सांसद थे उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया है, कहीं ना कहीं वो फेलियर थे अपने क्षेत्र में एक सांसद की हैसियत से। तभी उनको क्षेत्र में लगाया गया कि आप काम करिए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मोदी ने डंडा चलाया कि अपने क्षेत्र में काम करोगे तभी आगे आप पार्टी में रहोगे, क्षेत्र में रहोगे, विधायक बनोगे, सांसद बनोगे। ऐसे बहुत सारे सांसदों का टिकट काट के विधानसभा का टिकट दिया और जीत के आए भी हैं। तो इसकी तारीफ करेंगे कि बदलाव हो रहा है राजनीति में। मेरी मांग है कि अभी देश भर में जैसे सूरज की रोशनी में कोई रोक नहीं सकता, कोई बंटवारा नहीं कर सकता, हवा में कोई बंटवारा नहीं कर सकता, तो ऐसे भेदभाव की राजनीति ना करें। एक देश एक कानून की हम लोग मांग करते हैं कि देश भर में एक कानून हो। ऐसे बहुत सारे कानून बने हैं। आज हमारा भारतवर्ष अमृत महोत्सव मना रहा है। मैं समान वर्ग का हूं, मुझे पीड़ा है कि कहीं ना कहीं मुझे छला गया है कि मैं जात से ब्राह्मण हूं, तो मैं चांदी का कटोरा लेके पैदा हुआ हूं। ऐसा ये भारत का संविधान बनाया गया है। मेरी मांग है कि सभी मानव एक समान है, तो सबको एक समान ही अधिकार दिया जाए। कोई भी सरकारी योजना आती है तो सभी वर्गों के लिए बराबर आए। अगर एक माता पिता के 3 बच्चे हैं और एक हष्ट पुष्ट बच्चा है और एक बच्चा कमजोर है, जिसका मतलब ये नहीं कि जो हष्ट पुष्ट बच्चा है उसका राशन पानी बंद कर दो कि वो दुबला हो जाए तो उसके बराबर आ जाए। मेरा कहने का है उसको सारी सुविधाएं दो पर छूट नहीं। मेरिट के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। एजुकेशन में इतने सारे बोर्ड बने हुए हैं अलग अलग राज्यों के। जब इतने सारे अलग अलग बोर्ड हैं तो जब वैकेंसी कोई निकलती है, क्या एक बोर्ड के माध्यम से निकलती है? नहीं निकलती है। वैकेंसी में कोई बदलाव नहीं होता है। दिल्ली का पढ़ने वाला बच्चा सीबीएसई बोर्ड से पढ़ रहा है, यूपी का यूपी बोर्ड से पढ़ रहा है, मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ रहा है, उनके सिलेबस अलग अलग होते हैं। मेरी मांग है कि एक एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए पूरे देश भर में, एक यूनिफॉर्म होना चाहिए सारे विद्यार्थियों का। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है देश भर में। ये जो प्राइवेट स्कूल है, संस्थान है, ड्रेस के माध्यम से, फीस के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से अलग अलग लोगों को बच्चों में इतना बर्डन कर देते हैं। एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत करता है और केवल एजुकेशन और हेल्थ में खर्च कर देता है। मेरी यही मोदी सरकार से मांग है। आपने बहुत अच्छा काम किया, धारा 370 हटाए, देश को एकदम ऐसे स्तर पर ला दिया कि आज मान सम्मान देश भर में बढ़ रहा है। मुझे फक्र था जो अभी यूक्रेन में युद्ध हो रहा था, वहां तिरंगा झंडा लेके पाकिस्तानी तक निकल रहे थे। इसलिए मैं प्राउड फील करता हूँ भारतीय होने के नाते। मुझे गर्व है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी बहुत अच्छा काम कर रहा है, पर जो त्रुटियां हैं अभी देश में उनको सुधारा जाए तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। तो आने वाले 10 सालों में क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पे मोदी सरकार को काम करना चाहिए? एक देश एक विधान, ये सभी की मांग है, सभी वर्गों की मांग है। अभी जो भ्रष्टाचार हो रहा है देश भर में, भ्रष्टाचार नहीं रुक रहा है मोदी सरकार से। मेरी मांग है कि केवल अन्य विरोधी पार्टियों के ही नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, मोदी सरकार में भी ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। उनकी भी जांच होनी चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार ये है कि जात के नाम पे, धर्म के नाम पे आयोग बना के और सरकार का फंड उसमें डाल के लोगों को वितरित करते हैं। आज दिल्ली में सारे मौलानाओं को वजीफा दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं भाई? मठ मंदिरों में एक गरीब ब्राह्मण वहां पूजा करता है, धर्म को बचा के, संस्कृति को बचा के रखा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, जबकि उस पर सवाल उठाया जाता है। आज पूरे देश भर में
500 से ज्यादा मठ मंदिरों पे सरकार का कब्जा है। हमारा जो चढ़ावा आता है सब वर्गों में बांटता है, सब देश के कल्याण के लिए खर्च होता है। न उसमें चर्च का पैसा सरकार लेती है, ना मस्जिद का पैसा सरकार लेती है, तो हमारे मंदिर मठ का पैसा क्यों लेती है सरकार? राम मंदिर बन रहा है, मुझे बहुत खुशी है, गर्व महसूस करता हूँ। मैं अवध प्रांत का रहने वाला हूँ और मेरे पूर्वजों ने बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए। पर एक यही मेरी मांग है, जितने भी देश भर के मठ मंदिर हैं उनको आजाद किया जाए। मेरी मांग है कि एक गांव, एक गुरुकुल, एक गौशाला की पहल करे, तभी हमारी संस्कृति और हमारे देश की रक्षा होगी। आज यहाँ के हम मॉडर्न जमाने के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, वो विदेश चले जाते हैं। शिक्षा के नाम, संस्कार नाम पे एकदम शून्य होता चला जा रहा है। हमारा देश बढ़ तो रहा है पर संस्कार विहीन होता चला जा रहा है। अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे हैं लोग। आप तो एजुकेशन दे सकते हो, संस्कार नहीं खरीद सकते हो आप। तो मेरी मांग है कि एक बोर्ड, एक एजुकेशन हो। और जो पीड़ित वर्ग है, दिल्ली में मैं मांग करता हूं कि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे अस्पताल हैं जहां क्षेत्र के नाम पे, जात के नाम पे उनका इलाज नहीं हो रहा है। अगर दिल्ली का आप रहने वाले हो तो आपका इलाज फ्री हो जाएगा, अन्य बॉर्डर के रहने वाले हो पार तो आपका इलाज नहीं होगा। ये भेदभाव की राजनीति खत्म होनी चाहिए। केजरीवाल तो कहते हैं सबका इलाज हो रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि आपका दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड है तो आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आपका प्राइवेट में इलाज फ्री हो जाएगा। अगर वो यूपी का रहने वाला है तो 2 साल की एमआरआई की डेट मिल रही है सरकारी अस्पतालों में। एमआरआई की डेट अगर 2 साल की मिल रही तो कब इलाज होगा उसका? एम्स जैसे अस्पताल में लोग, वहां इतनी भागम भाग है कि वहां सही से ट्रीट नहीं करते लोगों से। मेरी मांग है कि हर जगह एक ऐसे सोशल वर्कर बैठाया जाए और उसका नंबर सार्वजनिक किया जाए, कितने बेड खाली हैं, कहाँ कहाँ इलाज हो रहा है, लाइन में लगने की ना जरूरत पड़े, सभी को मतलब ऑनलाइन फार्म भरा जाए। अन्य प्रदेशों से लोग आते हैं, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़। मुझे पता है कि दिल्ली में बहुत सारा फंड मिलता है, इसीलिए दिल्ली को देखते हैं भरी निगाहों से कि हमारा इलाज फ्री होगा, सब कुछ सही होगा। पर यहाँ आके देखता हूँ कि लोग पड़े रहते हैं महीनों से। इलाज भी होता है, मैं नहीं कहता कि इलाज नहीं, बहुत सारा सुधार हुआ है और भी बदलाव की जरूरत है। क्या लगता है हॉस्पिटलों में भी भ्रष्टाचार हो रहा है? बिल्कुल भ्रष्टाचार हो रहा है, अस्पतालों में भी। अभी कोरोना के टाइम पे मैं नहीं कहता कि एक ही पार्टी इसमें भ्रष्टाचार में है, ये सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, जितने भी नेता, जितनी भी पार्टियां हैं। इस कोरोना में पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार हुआ है, सारे प्रदेशों में भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसका गहन चिंतन किया जाए, देश में हमारे एक चुनाव हो और एक संविधान। क्या लगता है ये 2024 का जो चुनाव होने वाला है, क्या ये भी मुद्दा हो सकता है कि आने वाले समय में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक कराए जाने चाहिए? क्या ये मुद्दा होना चाहिए? बिल्कुल ये मुद्दा है और लोगों क्योंकि बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट पे बर्डन पड़ता है, काफी खर्चा होता है। बिल्कुल ये होना चाहिए। और जहां भी ऐसी कोई घटना घट जाती, जैसे किसी की मृत्यु हो गई, किसी कारणवश वो सीट खाली हो गई, तो वहां राज्यपाल शासन लगे उस क्षेत्र में, डीएम ही पूरे क्षेत्र की देखभाल करे, दोबारा चुनाव न कराया जाए, एक उसी सरकार का प्रतिनिधि वहां देखभाल करे। ये चीज होना चाहिए उस क्षेत्र के लिए, क्योंकि मैं देखता हूं कि आए दिन चुनाव देश भर में हो रहा है, कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा है। और चुनाव सबसे भ्रष्टाचार का कारण है। कितनी सारी हम फोर्स लगाते हैं, कितने सारे सिस्टम में पैसा खर्च करते हैं, ये जरूर बदलाव होना चाहिए। तो इन्होंने तो बता दिया 2024 में क्या मुद्दे होने चाहिए सरकार के, एक सरकार को किन मुद्दों पे काम करना चाहिए।